अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आप सुन रहे हैं निमरा अहमद का नावल हालिब। अब तक इसके 6 चैप्टर हो चुके हैं और इस वक्त हम हैं चैप्टर 7 पे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पार्ट 3। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वो एक कैफ़े था जहाँ कोने वाली कुर्सी पे तालिया बैठी थी। एक हाथ गाल तले रखे वो दूसरे हाथ से मेज़ बजाती मुंतज़र सी नज़र आती थी। नज़रें दरवाजे पे लगी थी। मेज़ पे एक अखबार भी पड़ा था जिसमें एक वाज़ेह इश्तहार सामने नज़र आ रहा था। मेरे फादर, जिनका नाम जुल्कफली है, कुछ अरसे से लापता हैं। मैं उनको इस पैगाम के ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि मैं हर शाम दर्जा झैल पते पे उनका इंतज़ार करती हूँ। मेरे पास उनका दिया जर्द गुलाब और खोटा सिक्का अब भी मौजूद हैं और मैं उनके पलट आने की आज तक मुंतज़िर हूँ। अगर उनको मेरा एहसान याद है तो बराह मेहरबानी पलट आएँ। तालिया। साथ में किताब में रखे एक सूखे सर्द गुलाब और खोटे सिक्के की तस्वीर भी शाया की गई थी, जो वो हमेशा अपने सामान में अपने साथ रखती थी। इतने बरस तक तालिया ने इस फूल को नहीं खोया था। दफ्तर दरवाज़ा खुला और एक हैट वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। हैट उसने माथे पे झुका रखी थी, सिर्फ होंठ नज़र आते थे, यह छोटी छोटी सफ़ेद स्याह दाढ़ी। वो सीधा इसकी मेज़ तक आया और कुर्सी खींची, फिर हैट उतार के रखा तो चेहरा बाजिया हुआ। जुल्कफली अब बुरा हो गया था। सर के बाल आधे सफ़ेद थे, जेब में जर्द फूल भी ना था मगर आंखें वही थी। मुस्कुरा के इसने तालिया को देखा। कितने दिन से इश्तहार दे रही हो तालिया? वो गाल हथेली पे जमाए उसे देखती मुस्कुराई। 8 दिन से, शहर के 3 बड़े अखबारात में। वो इस अजीबोगरीब से इश्तहार पे हैरान होते हैं, मगर मैं जानती थी ये आपकी नज़रों से ज़रूर गुजरेगा। वो सिर्फ मुस्कुरा दिया, नज़रें इस पे जमी थी। आई एम सॉरी, मैं किसी अलविदा के बगैर ही चला गया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए उम्मीद नहीं दिलाई थी। मुझे माफ़ कर देना अगर ऐसा हुआ हो तो। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, कम अज़ कम अब नहीं। शायद तब भी नहीं था, तब भी तुमने गलत खाका बनाया था। पुलिस में मेरे मखबर भी होते हैं, खबर मिल ही जाती है। वो तुम्हारा एहसान था, मैं शुक्रगुजार हूँ। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वो हाथ बहम फंसाई संजीदगी से उसकी तरफ झुका। मैं चाहती हूँ आप मुझे अपनी तरह बना दें। बहरूपिया, चोर। जुल्कफली के चेहरे पे शौक उभरा। वो एकदम पीछे हुआ। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम तो इतनी प्यारी लड़की हो, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। वो इसी तरह हथेली पे चेहरा जमाए बैठी तन्ना से उसे देखेगी। मुझे फेरी टेल्स में वो शहजादियाँ नहीं पसंद जुल्कफली साहब, जो एक जहरीला सेब खा के मर जाती हैं या घड़ी के 12 बजते ही ख्वाबों की तकरीब छोड़ के भाग जाती हैं, जिन्हें कोई भी बेड़िया दादी के कपड़े पहन के बेवकूफ़ बना सकता है। मुझे तो वो शहजादियाँ पसंद हैं जो जहर की बू को मीलों दूर से सूंघ सकें, जो अपनी शीशे की जूती महल से खुद खींच के वापस ले आए, जो अपने जिस्म से सुइयाँ निकालने के लिए शहजादों का इंतज़ार ना करे, जो अपनी हर शय को बर्फ़ बना देने की सलाहियत से खौफजदा ना हों, जो वंडरलैंड में खुद को जानबूझ के गुम कर लें जबकि इनको सारे रास्ते आते हों, और जब वो किसी बीस्ट के कले में दाखिल हों तो उनको अच्छी तरह मालूम हो कि अंदर क्या इनका मुंतज़र है। सो जुल्कफली साहब, मैं प्यारी लड़की हूँ, ना बनना चाहती हूँ। मैं वो जालिम लड़की बनना चाहती हूँ जो एक दिन अपने महल में राज करेगी, अपनी मर्जी की शहजादी बनके। वो इस पर से नज़रें नहीं हटा सका, फिर बिना पलक झपके उसे देखा। बस बिना पलक झपके उसे देखे गया। तुम कहाँ रह रही हो? कोई शहर सा टूटा तो उसने सवाल किया। एक नई दोस्त के साथ जो एयरपोर्ट पे मिली थी, लियाना साबरी, मगर उसको नहीं मालूम कि मैं आपसे रास्ते में हूँ। जो मेरे और आपके दरमियान होगा वो हमारे दरमियान ही रहेगा। वो मेरे हर काम में मेरा साथ देगी, मगर मैं ये छोटे मोटे ईमेल या स्कैम नहीं करना चाहती। मुझे बड़े काम करने हैं। तुम्हें इन बड़े कामों की कीमत सारी ज़िंदगी चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी नेक रूह बदी से दागदार हो जाएगी। मुझे परवाह नहीं है। क्या आप मेरा साथ देंगे? हाँ। जुल्कफली ने इसकी आंखों पे नज़रें जमाए इस बात में सर हिलाया। तुम्हें मैं कुआलालंपुर की बेहतरीन कौन आर्टिस्ट बना सकता हूँ। तुम्हारे अंदर नेचुरल टैलेंट है कहानीबाजी का, और तुम ज़हीन भी हो, लेकिन तुम्हें अपना वज़न कम करना होगा। तालिया ने गाल तले से हाथ हटाया और हैरत से उसे देखा। अच्छा ठीक है, मैं मोटी हूँ, मगर वज़न का इस काम से क्या ताल्लुक? तुमने कहा तुम बेहतरीन बनना चाहती हो। किसी भी फील्ड में बेहतरीन बनने के लिए सुस्ती और मोटापे से निजात ज़रूरी है। जितना इंसान फिट होता है इतना इसमें स्टेमिना होता है और इतनी वो मेहनत कर सकता है। अगर तुम कुछ सीखना चाहती हो तो पहले 25 किलो वज़न कम करो, फिर मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल भेजो। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकूंगा। इसने एक चिट सामने रखी जिसमें एक ईमेल एड्रेस दर्ज था। तालिया ने छरबे से चिट उठाई। मैं साथ साथ वज़न कम कर लूँगी। क्या आप अभी से? हरगिज़ नहीं। मोटे लोग बेकार लोग होते हैं। मुझे चिढ़ है मोटे लोगों से। वो इस बात से वाकिफ़ ही नहीं होते कि पतला और फिट होना इनकी ज़िंदगी को कैसे रोशन कर सकता है। और जो लोग अपने वज़न को मेहनत से कम करते खुद को फिट कर लेते हैं वो अपने अपने फील्ड में बहुत आगे जा पहुंचते हैं। मैं मोटापे की लानत के साथ किसी के हमरा काम नहीं कर सकता। 25 किलो ठीक? तनबीह करते हुए संजीदा चेहरा बनाए वो उठा और हैट उठा के सर पे रखा। वो चिट हाथ में लिए गुमसुम सी उसे देखे गई।
मैं तुम्हें दुनिया का हर काम सिखा दूंगा। तुम मिनटों में बहरूप और आवाज़ें बदल लोगी, तंग सुराखों से गुजर जाया करोगी, ताले तुम्हारे हाथ में आते ही खुल जाया करेंगे, तुम हर काम समझ लोगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर काम करना भी आ जाएगा, लेकिन तुम लोगों को कन्विंस कर सकोगी कि तुम सब करना जानती हो। इसलिए जब तैयार हो जाओ तो मुझसे राब्ता करना। एक आखिरी नज़र इस पे डाल के वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया और वो गुमसुम सी इस हैट वाले पुरअसरार आदमी को जाते देखती रही। ऐनक का हैंडल ताले के सुराख में वो मुख्तलिफ जावियों से गुबा रही थी, यहाँ तक कि खटक की आवाज़ के साथ वो खुल गया। तालियां मुस्कुराई और ताला निकाल के ज़मीन पे गिरा दिया, फिर फातहाना निगाहों से उनको देखा। सदियों से कदीम चीनी ताले एक ही तर्ज से बनते आ रहे हैं, ये तो काफ़ी आसान था। इसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला और बाहर उतरी। टांगें सीधी करने पे दर्द और थकान महसूस हुई, मगर साथ में खुशगवार एहसास भी हुआ। वो आज़ाद थी। इसी पल सामने दीवार से बंधा गोरा ज़ोर से हनन आया। तालिया की मुस्कुराहट गायब हुई। अपने मालकों का वफादार जानवर इसको बाहर निकलते देखते हुए ज़ोरदार आवाज़ें निकाल रहा था। वो जल्दी से मुड़ी। एडम, फातिह साहब की रस्सी खोलो, हमें निकलना होगा इससे पहले कि वो लोग बाहर निकल आएं। जिसकी हरासा नज़रें इमारत के बंद दरवाज़ों पे जमी थी, जहाँ सब सोने अंदर जा चुके थे। एडम ने जल्दी जल्दी अपने पैर खोले, फिर फातिह के हाथों की तरफ आया। एडम, जल्दी करो, वो दबा दबा सा चिल्लाई। दूसरे गोरे भी एक साथ आवाज़ें निकालने लगे थे। एक ने फ़ज़ा में अगले टाप भी बुलंद कर दिए। इमारत के अंदर से आवाज़ें आने लगी, जैसे लोग जाग गए थे। एडम, वो चीखी, मैं खो रहा हूँ। वो बदहवासी से फातिह के हाथों पे बंधी रस्सी की गांठ ढूंढ रहा था। अंधेरा और इतनी गांठें, कुछ सुझाइयाँ दे रहा था। यकदम फातिह ने हाथ पीछे खींच लिए। एडम ने चौंक के सर उठाया। तुम जाओ, वो ठहरे हुए अंदाज में बोला। तुम दोनों जाओ और मुराद को ढूंढो। तालिया सन्नाटे में रह गई। नहीं, हम आपको क्यों छोड़ दे? नहीं, बेवकूफ़ी मत करो, वो लोग जाग गए हैं। वो पहुंच गए तो हम तीनों फंस जाएंगे। जाओ, भागो, वो आपके बरहमी से ऊंचा सा बोला। हाथ उसने पड़े कर लिए थे। एडम शॉक्ड था। सर, हम कैसे? आपका क्या होगा? वान फातिह को ज़िंदगी में कभी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम दोनों मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं अपना मामला खुद संभाल लूँगा। तुम जाओ, जाओ। तालिया ने बेयकीनी और खौफ से उसे देखा, फिर इमारत को। अंदर से आवाज़ें आ रही थी, खिड़कियों के फट खुले, फिर दरवाजे। उसने बेबस निगाह फातिह पे डाली। वो इस निगाह को समझ गया था। तुमने कहा था अगर सारे मलेशिया में मेरे साथ सिर्फ एक शख्स खड़ा हो तो वो तुम होगी। कोई भी इंसान मेरी बात मानने वाला ना रहे, तुम तब भी मेरी बात मानोगी। क्या तुम्हें वादे निभाने आते हैं तालिया? तालिया के दिल पे जोरदार पत्थर आ गिरा। इसने एडम को देखा और रंधी हुई आवाज़ में बोली, भागो एडम। फिर दोबारा फातिह को देखा। तालिया आपको बचाने आएगी। तालिया आपका साथ नहीं छोड़ेगी तो आपको। मगर पिंजरे में बैठा शख्स सामने उचका के बोला, नो ऑफेंस, मगर फातिह को कभी किसी की मदद या साथ की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अब जाओ। ये हुक्म था। वो दोनों पीछे देखे बिना एक साथ भागे थे। इमारत के दरवाजे यके बाद दीगरे खुले। 2-3 आदमी हड़बड़ाए हुए से बाहर आए। एक की नज़र दूर गेट पे पड़ी, जिसका बड़ा सा कुंडा तालिया खोल रही थी। रुको, पकड़ो, वो हवास भागता सा चिल्लाया, मगर तालिया कुंडा खोल चुकी थी। गेट खुल गया और वो दोनों बाहर भाग गए। पिंजरे में बैठे वान फातिह ने दीवार के साथ टेक लगा ली और आंखें बंद कर ली। हर तरफ इन लोगों की रुको पकड़ो की पुकार मच गई थी। किसी ने मशाल उठाई, किसी ने घोड़े पे छलांग लगाई। बहुत से लोग गेट के पार इनके ताकुम में दौड़ते दिखाई दे रहे थे। वो आंखें मूंदे अकड़ू बैठा था। आर्याना धीरे से इसके करीब आ बैठी। क्या आपको वाकई किसी की ज़रूरत नहीं है डैड? फातिह ने आंखें खोली। सफ़ेद लिबास वाली आर्याना पलकें चपक चपक के उसे देख रही थी। वो बदब सा मुस्कुराया। कभी पढ़ी तो नहीं, लेकिन तालिया को लगता है कि मुझे उसकी ज़रूरत है। लेकिन नहीं, आप दुरुस्त कह रहे थे। मेरा नहीं ख्याल आपको किसी की ज़रूरत है। आप अपने लिए काफ़ी हैं। मैं भी ऐसे ही समझता हूँ, वो पूरी सच्चाई से बोला था। इसी असना में एक आदमी पिंजरे की तरफ दौड़ता आया और मिसाल की रोशनी में खुली रस्सियाँ देखने लगा। वो दम बखुद था। पिंजरे के दरवाजे पे ज़रब का कोई निशान ना था। वो झुका और ज़मीन पे गिरा ताला उठा के देखा। वो सही सलामत था, जैसे चाबी से खोला गया हो, ना के तोड़ा गया हो। किसने किया है ये? ताला किसने खोला है? बताओ, वो मुकामी ज़बान में ताला लहरा के गुस्से से फातिह से बोला था। अब आप क्या करेंगे डैड? आर्याना की कदरे खफीफ सी सरगोशी सुनाई दी। ये ताला, फातिह अपनी ज़ुबान में ताले की तरफ उंगली करके इशारों में समझाने लगा, इस आदमी ने खोला है। वो जो, उसने बालों की तरफ इशारा किया, लंबे बालों वाला है, चेहरे पे जख्म का कोसनुमा निशान है। वो आया था और उसने ये ताला खोल के उनको भगा दिया। वो दोनों हाथों से इशारा कर करके बता रहा था। आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। इसने चौंक के मुड़ के देखा। जख्म के निशान वाला आदमी घोड़े पे सवार हो रहा था। क्या उसने भगाया है उनको? उसने इशारे से पूछा। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। हाँ, उसके पास चाबी थी।
اس نے تالے میں ڈالی، اسے کھولا اور ان کو بھگا دیا۔ فاتح نے ہاتھوں سے ساری علامتیں بنا کے دکھایا۔ آدمی نے دانت کھچکھچا لیے، غصے سے دروازہ بند کیا، تالا مقفل کیا اور اپنے گھوڑے کی طرف دوڑا۔ آپ کیا کر رہے ہیں ڈیڈ؟ وہ اس کے کندھے کو ہلا کے الجھن سے پوچھنے لگی۔ سیاست۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے دور جاتے گوروں کو دیکھ رہا تھا۔ کس طرف جانا ہے؟ وہ دونوں تیز تیز دوڑ رہے تھے جب ایڈم نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ گیٹ کے پاس تاریک گلیاں تھیں، صرف چاند کی چاندنی پھیلی تھی جس سے مشکل ہاتھ کو ہاتھ سجائی دیتا تھا۔ پتہ نہیں، بس بھاگو۔ وہ تیز دوڑ رہی تھی۔ اندھیر گلی میں وہ دونوں بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ پیچھے اس عمارت سے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ لوگ جاگ چکے تھے اور ان کے تعاقب میں تھے۔ گلیوں کے درمیان سے ہوتے وہ کھلے سے آتے میں آ گئے۔ یہاں دونوں اطراف میں لکڑی کی دکانیں اور چھاپڑیوں کی قطاریں لگی تھیں جو رات کے اس پہر چادروں سے ڈکی تھی۔ شاید وہ بازار تھا۔ وہ بنا مڑے بھاگتے گئے۔ تعاقب کرنے والوں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ تالیہ کے سر پر دوڑتے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ جسم پسینے میں نہا گیا تھا مگر وہ دوڑے جا رہی تھی۔ سامنے شہر کی طویل فصیل تھی۔ وسط میں گیٹ لگا تھا مگر وہ گیٹ کی طرف نہیں گئے۔ وہ دیوار کے ساتھ آگے دوڑتے گئے یہاں تک کہ گیٹ کے پہرے داروں سے دور نکل آئے۔ ایک دوسرے کو کسی ہدایات کی ضرورت نہیں پڑی۔ بولنے یا پوچھنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ ایڈم نے دیوار پہ چست لگائی اور اوپر چلنے لگا۔ دور سے مشالوں کی روشنی قریب آ رہی تھی۔ آوازیں، شور۔ تالیہ دیوار پہ ہاتھ جمائے پیر اوپر جمانے لگی۔ فصیل اتنی اونچی نہ تھی، صرف علامتی تھی۔ چند لمحوں میں وہ دونوں وقت کے مسافر دیوار کے پار کود چکے تھے۔ سامنے لمبی سڑک تھی اور اس کے گرد کھیت تھے۔ وہ دونوں کھیتوں کی طرف دوڑتے چلے گئے۔ وان فاتح کہتے ہیں ان کو میری ضرورت نہیں ہے، وہ ہانپتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ اس کے الٹ تھا۔ وہ کھیتوں میں داخل ہو چکے تھے۔ پیچھے فصیل کا گیٹ کھلتا دکھائی دے رہا تھا۔ کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ یقیناً وہ لوگ شکاری کتے ساتھ لائے تھے۔ وہ مجھے خواب میں کہہ رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ سیریسلی چیتالیہ، کیا یہ ان باتوں کا وقت ہے؟ وہ حواس باغتا سا بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو میری ضرورت ہے اور مجھے ان کی، لیکن آج انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا؟ کھیتوں کے دائیں طرف جھاڑیاں تھیں اور ان کے پار جنگل۔ ایڈم کے قدم اس طرف اٹھنے لگے۔ وہ بھی اسی سمت میں بھاگ رہی تھی۔ یہ کوئی اور جنگل تھا، اس رین فریسٹ سے میلوں دور، مگر ویسا ہی تھا۔ اونچے درخت، جھاڑیاں، کہیں بلندی کہیں نشیب۔ وہ دونوں بھاگتے چلے گئے۔ تیز سانس لینے کی آوازیں، ہانپتے ہوئے بار بار گردن موڑ کے پیچھے دیکھنا اور اندھا دھند دوڑنا۔ کتوں کے بھونکنے اور غرانے کی آوازیں تعاقب کر رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ رک گئی، جھک کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ وہ جو چند قدم آگے نکل گیا تھا واپس مڑا۔ چیتالیہ، رکیں گی تو ان کا شکار بن جائیں گی، دوڑیے۔ وہ اس کے کندھے کے پیچھے گھبراہٹ سے کچھ دیکھتا تھا۔ نہیں، اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان دائیں بائیں گردن ہلائی۔ ان کے پاس شکاری کتے ہیں، تالیہ نہیں بھاگے گی۔ وہ کہتے ہوئے دائیں طرف بڑھی، چند قدم اٹھائی۔ چیتالیہ، آپ کیا کر رہی ہیں؟ تالیہ اور ایڈم میں یہی فرق ہے، تم ایڈم شکار بن کے سوچتے ہو، میں شکار باز بن کے سوچتی ہوں۔ وہ ادھر ادھر جھاڑیوں میں ہاتھ مار رہی تھی۔ اگر میں شکاری ہوتی تو تالیہ اور ایڈم کو کیسے ڈھونڈتی؟ کیسے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں شکاری کتوں کے پاس جن سے وہ شکار کو پکڑتے ہیں۔ اس نے جھاڑیوں میں کچھ تلاش کرتے انگلیوں کی وی بنا کے پیچھے دکھائی۔ ان کی رفتار اور سونگنے کی حس، وہ دونکنی کی طرح چلتے تنفس کے درمیان رک رک کے کہہ رہی تھی۔ رفتار اتنی تیز ہوگی جتنا تیز مالک چل سکتا ہے۔ اس نے کتے کی زنجیر تھام رکھی ہوتی ہے۔ شکاری کتوں کو زنجیر کے بغیر کوئی نہیں جنگل میں لاتا، اور اس کا مالک اتنا تیز نہیں ہے۔ وہ زخم کے نشان والا آدمی، وہ موٹا ہے، اس لیے کتوں کو ہم تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ ہمیں کتوں سے زیادہ نہیں، اس کے مالک سے زیادہ تیز بھاگنا ہے۔ بھونکنے کی آوازیں ہر پل قریب ہو رہی ہیں۔ اور دوسری چیز، وہ گھبرایا کھڑا تھا۔ کتے کی حصے میں شامہ، سونگنے کی خوشبو۔ کہتے ہوئے اس نے چاند کی روشنی میں چند پتے توڑ کھینچی۔ کالی مرچ کا پودا، اور وہ دیکھو، بازو لمبا کر کے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شہتوت کا درخت، من ککدو، انڈین شہتوت۔ ان کی خوشبو کتوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ اس بو کا تعاقب نہیں کرتے۔ ان کو خود پہ مل لو ایڈم، ہم شکاریوں سے اور کسی طرح سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ سب آپ کو کس نے بتایا چیتالیہ؟ وہ دم بہت کھرا تھا۔ تالیہ نے زرد چہرہ اٹھا کے نقاہت سے اسے دیکھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ بے حال ہو گئی تھی۔ کلائیوں سے خون ہنوز رس رہا تھا۔ کیونکہ میں شکار باز ہوں۔ پھر وہ درخت کی جانب لپکی۔ اور اس لیے بھی کیونکہ KL کے جس پون آرٹسٹ نے مجھے چوریاں کرنا سکھایا تھا، اس نے مجھے پولیس کے کتوں سے بچنا بھی سکھایا تھا۔ ایک درخت کے پاس وہ رکی اور دیوانہ وار پتے توڑنے لگی۔ ایڈم فوراً جھاڑیوں کی طرف دوڑا۔ کالی مرچ یا شہتوت سے زیادہ اسکن کیڈ اچھی رہتی ہے کتوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اپنا علم یاد آیا تو جھاڑ دیا۔
मगर मेरे ख्वाब के मुताबिक यहाँ मिर्चें और तूत ही हैं और पत्तों को मसलने लगी। उनका रस, उनकी खुशबू नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर तालिया दीवानावार उनको खुद पे मले गई। एडम भी खुद पे पत्ते और इनके नन्हे फूल मसल मसल के मर रहा था। आसपास तेज़ खुशबू आने लगी। तालिया को ज़ोरदार छींक आई। इसने नाक बंद कर लिया और फिर एक दरख्त की कोह में जा बैठी। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जंगल में ज़रा सी हरकत जो दरख्त के कदमों में की जाती, उससे दरख्त हल्का सा हिलता और वो हरकत ऊपर पत्तों तक पहुँचते पहुँचते ज़ोरदार झंझनाहट में तब्दील हो जाती। मज़ीद भागने का मतलब था अपनी पोजीशन से ताक़ुबकारों को गाही देना। वो मज़ीद भाग नहीं सकते थी। एडम भी इसके साथ कोह में आ बैठा। अब वो दोनों आसपास के दरख्तों से भी छुप चुके थे। चंद लम्हे खामोशी से कट गए। परिंदों की चहचहाहट, दूर कुत्तों के घराने की आवाज़, दौड़ते कदम। ये जंगल किसी रेन फॉरेस्ट की तरह ही था, गीला, कीचड़लूद, घने दरख्त और हर तरफ अंधेरा। ऐसे में एडम ने साथ बैठी तालिया को देखा, जो घुटनों को सीने पे लगाए सिमटी बैठी मोहताज से ताक़ुमकारों की चाप सुन रही थी। आधी खुली चोटी आगे को डाले, मट्टी लगा चेहरा, गालों पे जख्म का निशान। इससे हमदर्दी हुई। आपको आपके ख्वाब यूँ मदद भी देते हैं? ज़रा नरमी से पूछना चाहा। हाँ, क्यों, तुम ख्वाब नहीं देखते क्या? वो पटाख से बोली। एडम का हलक तक करवा हो गया, लब बींच लिए। आपको बर्दाश्त करना 600 साल पीछे आने से ज़्यादा मुश्किल है चेताल क्या? 557 साल। कभी रियाजी की किताबें नहीं पढ़ी क्या? वो बस उसे देख के रह गया। फिर से लब खोले ही थे कि तालिया ने होंठों पे उंगली रख ली। कुत्तों की भौंकती आवाज़ें करीब आ रही थी। एडम का सांस थम गया। बर वक्त थूक निकला। वो अलबत्ता साकन बैठी थी। चेहरे पे परेशानी का शोभा तक न था। आपको डर नहीं लग रहा चेतालिया? वो दबा दबा सा बोला। तालिया ने आंखें घुमा के उससे देखा। मैं लोगों के सोते हुए उनके कमरों में घुस के चीज़ें बना आवाज़ के निकाल लेती हूँ। तालिया को किसी से डर नहीं लगता। ज़रा रुकी, सिवाय समी से। आखिरी फिक्रा लोगों में अदा किया, मगर उसने सुन लिया था। हैरत से उसे देखने लगा। आप इतनी बहादुर हो के इस आदमी से क्यों डरती हैं? पता नहीं। वो लम्हे भर को सोगवार नजर आई, फिर जल्द ही चेहरे को वापस संजीदा कर लिया। आवाज़ें दूर जा रही हैं, है ना? भौंकने की आवाज़ मदम हो रही थी। कुत्ते शायद वापस पलट रहे हैं। दूध के पत्तों ने काम कर दिखाया। वो मुस्कुराया। चंद मिनट में वो आवाज़ें पस्त होती गईं और फिर बिल्कुल ही दम तोड़ गईं। जंगल में खामोशी छा गई। वहाँ शोर परिंदों और मेंढकों की आवाज़ों का था। तालिया कोह से निकल आई और ऊपर दरख्तों के झरोखों से दिखाई देते आसमान को देखा। यहाँ से वो वाज़िया नजर ना आता था, बस स्याही पे चंद तारे थे जैसे। तारे। वो चौंकी। हमें जंगल से निकल के इस तारे को ढूंढना है जो हमें अलोट सुंगाई ले जाएगा। वो क्या है? एडम भी बाहर निकल आया। मेरे गांव का नाम। वो तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी। एडम उसके पीछे लपका। क्या आपको वो तारा याद है? मुझे तारों का सारा डिज़ाइन याद है, मैं पहचान लूँगी। तालिया कुछ नहीं बोलती। कह के वो रुकी, सिवाय अपनी ज़िंदगी के 10-11 सालों के, और एकदम खिलखिला के हंस दी। वो भी हंस पड़ा। चेतालिया, आप बहुत ज़हीन हैं। वो बेख्तियार बोला तो तालिया ने मुस्कुरा के उससे देखा। और आप जैसे ज़हीन लोगों को किधर होना चाहिए जानती हैं? किधर? मुस्कुराहट गहरी हुई। जेल में। वो संजीदगी से उसे जता के बोला और आगे बढ़ गया। तालिया की मुस्कुराहट गायब हुई। गुस्से से उसकी पुश्त को देखा और फिर पीछे लपकी। अभी वो जेल बनी नहीं जिसमें तालिया मुराद को कैद किया जा सके। बन भी चुकी है और पिछली रात हम उसमें गुजार भी आए हैं मैडम। और वो तोड़ी किसने थी? हाँ, वो तरकी व दरकी जवाब देती इसके हमरा बाहर जा रही थी। दरख्तों की हदूद ख़त्म हुई तो सामने सड़क नजर आई। वो जंगल को काट के बनाई गई थी और सीधी मलाका शहर की फसील तक जाती थी। सड़क पे कदम रखते ही तालिया ने गर्दन ऊपर उठाई तो स्याह आसमान अपने तारों के साथ साफ दिखाई दे रहा था। वो चंद लम्हे ऊपर देखती रही, फिर बाजू बुलंद करके इशारा किया। अगर हम इस तारे को इस जानिब रखें तो? इशारों से बताने लगी। हम अलोर सुंगाई पहुंच जाएंगे। हमें इससे मतलब सफ़र करना है। ओके। एडम ने इस बात में सर हिलाया। वो सड़क के दरमियान में खड़ी थी। एक जानिब मलाका था, दूसरी जानिब का रास्ता अलोर सुंगाई को जाता था। तालिया ने बारी बारी दोनों तरफ में देखा। हो सकता है मेरे बप्पा अभी तक अलोर सुंगाई में हों। वो ख्वाब किसी कैफियत में बोली, फिर चौंकी। लेकिन वान फाते मलाका में हैं। लेकिन हमें पहले अलोर सुंगाई जाके आपके वालिद का अता पता मालूम करना है। वहाँ लोग कुछ बताएंगे तो हम उनको ढूंढ सकेंगे। और वान फाते को यहीं छोड़ दें? हम वान फाते के लिए वापस आएंगे, मगर हमें वही करना है जो उन्होंने हमें करने का हुक्म दिया है। अगर बप्पा कैद हो चुके हैं तो वो मलाका में ही होंगे या किसी दूसरे शहर में। अलोर सुंगाई जाने का फ़ायदा नहीं। लेकिन फाते साहब ने कहा था कि तुम में और मुझ में जानते हो क्या फ़र्क है? वो तेज़ी से बोली। चुभती हुई नज़रें एडम पे जमी थी। मैं किताबें पढ़ना जानता हूँ, यही ना?
तुम हुक्म मानने के लिए बने हो, लीड होने के लिए, और तालिया हुक्म देने के लिए बनी है, लीड करने के लिए। इसलिए तुम वही करो जो मैं कह रही हूँ। उंगली से सीने पे दस्तक दी तो इसका अंदाज हतमी था और आंखों में गहरी संजीदगी थी। मैं वान फाते को छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमें पहले उनका सोचना है। मगर आपने उनसे वादा किया था कि क्या यही कि उनको कैद छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भाग जाऊं? मुझे ज़्यादा अजीज़ वो वादा है जो उन्होंने अभी मुझसे लेना है, मुझे वो वादा निभाना है। और उसने फसील की तरफ कदम बढ़ा दिए। मगर मुलाका में वो लोग हमारी तलाश में होंगे, हम उनसे कैसे बचेंगे? तालिया जवाब में मुस्कुराई। वो दो बदहाल फटे कपड़ों और मैले चेहरे वालों को ढूंढ रहे हैं। अगर हम ऐसे ना रहें तो वो हमें कैसे ढूंढेंगे? एडम ने चौंक के उसे देखा। क्या मतलब? बताती हूँ, पहले वापस चलो, हमें सुबह से पहले शहर की दीवार फैलानी है। वो सड़क पे आगे बढ़ गई। अंधेर सड़क, दोनों तरफ जंगल और दरमियान में खड़ा एडम। इसने एक बेबस नज़र ओलोर संगाई तक जाते रास्ते पे डाली और फिर तालिया के पीछे चल दिया। सुबह की सफ़ेद रोशनी असवसी अहाते पे फैल रही थी। पिंजरे में तन्हा बैठा वान फाते आंखों की पतलियां स्कोरे दूर नजर आते गेट को देख रहा था। वहाँ शिकारी कुत्ते और घोड़े वापस आ खड़े हुए थे। ना काम ना अमराद। वो तालिया या एडम को पकड़ के नहीं लाए थे और उनके सवार आते साथ ही एक दूसरे से झगड़ने लगे थे। चेहरे पे जख्म वाला गुस्से और हैर से कुछ कह रहा था और दूसरा आदमी उंगली उठा उठा कर उसको खड़ी खड़ी सुना रहा था। फाते खामोशी से इस मंजर को देखता रहा, जानता था कि इनका वक्ती झगड़ा तालिया और एडम को काफ़ी मोहलत दिला चुका होगा। ऐसे में एक और आदमी पिंजरे के करीब आया, ताला खोला और इसे कंधे से खींच के बाहर आने को कहा। फाते ने ज़ोर से कंधा झटका और बंधे हाथ सीधे उठाए। मुझे हाथ मत लगाओ, मैं खुद आ रहा हूँ। ज़ुबान वो नहीं समझा था मगर इशारा समझ गया था। रोब था या क्या? वो एक कदम पीछे हट गया। वान फाते बंदे हाथों पैरों के साथ नीचे उतरा और सर उठा के चमकता सफ़ेद होता आसमान देखा। गर्दन से बंदी रस्सी पैरों तक जाती थी मगर इस तरह के वो छोटे छोटे कदम उठा सकता था। आदमी उसे अपने ताकुम में चलाता एक तरफ ले आया। इमारत के दाएं जानब एक लंबा सा बरामदा बना था जिसमें सलाखों के दरवाजे थे, गोया एक तवील सा कैद खाना हो। आदमी ने सुलाखदार दरवाज़ा खोला और उसे अंदर जाने का इशारा किया। छोटे छोटे कदम उठाता वो अंदर चला गया। वो तवील बैरक था और इसमें बहुत से लोग मौजूद थे। नहीफ, कमज़ोर, कुछ तमन्ना, फटे पुराने कपड़ों में मलबूस, चेहरों पे थकन और जख्म लिए। कोई बैठा था, कोई लेटा था। सबने इस आदमी को अंदर आते देखा जो गदरे लिबास और चेहरे पे लगी मिट्टी के बावजूद बारोब और बावकार लगता था। इसका अगवाकार अब इसकी रस्सियाँ खोलने लगा। फाते ने मज़ाहमत किए बगैर हाथ सामने कर दिए। रस्सियाँ खोलने में काफ़ी देर लगी। फिर वो बाहर निकल गया तो वान फाते ने कलाइयाँ हाथों से दबाई, गोया दर्द से सुकून पाने की कोशिश की। इर्द गिर्द तमाम कैदी इसी को देख रहे थे, बैठे हुए, खड़े हुए, लेटे हुए। सबकी नज़रें इस पे जमी थी। वो सलाखदार दरवाजे के साथ जा खड़ा हुआ, यूं के पुष्ट सलाखों से लगा ली और चेहरा उन बदहाल मुफलिस कैदियों की तरफ मोड़ लिया। फिर वो हाथ उठा के माथे तक ले गया, सलाम, सर को खम दिया। वो खाली चेहरे और वीरान आंखों वाले लोग टुकर टुकर इसको तक रहे थे। क्या सोच रहे हैं डैड? नन्ही परी ने कान में सरगोशी की। यही कि ये लोग कौन हैं और इस हाल में क्यों हैं? किसने हक दिया इन गवाहकारों को कि वो जीते जागते आज़ाद इंसानों को जानवरों की तरह इस पिंजरे में कैद कर डाले? वो उलझा हुआ था, सोच रहा था, लब हिलाए बिना आर्याना को जवाब दे रहा था। आप इनकी फिक्र क्यों कर रहे हैं डैड? आपको मुराद और इसकी चाबी का इंतज़ार करना है जिसके ज़रिए आप जल्द अज जल्द वापस अपनी दुनिया में चले जाएं, जहाँ मुल्क की सबसे ताकतवर कुर्सी आपकी मुंतज़िर है। आर्याना परेशानी से बोली थी। वो इसका सब कॉन्शियस माइंड था जो उसे बाज रखने की कोशिश कर रहा था। वो दाएं से बाएं इन खाली चेहरों पे नज़र दौड़ा रहा था। हर आंख में कुर्ब और गम की अजीब दास्तान रकम थी। इस मायूस लम्हे में फाते रामजल के ऊपर अजीब सा इंकशाफ हुआ। हम तीनों का गलती से वो दरवाज़ा पार करना, मैं समझता रहा वो एक हादसा है, लेकिन नहीं, वो चौंक गया था। वो हादसा नहीं था। मैं यहाँ किसी वजह से आया हूँ। 600 साल पहले के मलाका में कुछ है जो मेरा मुंतज़र है, कोई मकसद, कोई काम, कोई शय जो 6 सदियाँ पहले अधूरी रह गई थी और उसे पूरा करने के लिए वक्त ने खुद को आगे बढ़ने से रोक दिया था। हम वक्त के कैदी हैं मगर किसी वजह से, और जब तक वो पूरी नहीं होगी, इसने नफ़ी में सर हिलाया, वक्त हमें वापस जाने नहीं देगा। आर्याना दक से रह गई। और वो वजह आपको कैसे मालूम होगी डैड? उसने इन लुटे पटे चेहरों से नज़र हटा के साथ खड़ी बेचैन सी आर्याना को देखा और मुस्कुराया। क्या कोई ऐसी पहेली है जो तुम्हारा बाप हल ना कर सका हो बेबी? मगर आर्यान नहीं मुस्कुराई। वो परेशानी से उसको देखे गई। मलाका का कदीम शहर जागने लगा था। फजर की अजान के साथ ही लोग उठ उठ के काम के लिए घरों से बाहर निकलने लगे थे। ऐसे में वक्त के वो दो मुसाफिर एक घर के बाहर कोने में छुपे बैठे थे। वो लकड़ी का 2 मंजिला घर था। ऊपर टेरेस और कमरों के दरवाजे बने थे। सीढ़ियाँ बैरूनी थी।
घर की छत दूसरे घरों की तरह लकड़ी की मखरूती तर्ज की थी। वहाँ सारी गली में मखरूती छतों वाले लकड़ी के एक जैसे घर ही बने थे। दफ्तर टेरेस का दरवाज़ा खुला और एक आदमी बाहर जाता दिखाई दिया। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे गया, वो दोनों दीवार की ओर से निकले और झुक के चलते हुए तेजी से कमरे में जा घुसे। तालिया आगे थी और नाखुश सा एडम पीछे। बाहर अभी तक जामनी अंधेरा फैला था। अंदर आते ही जो मंजर सामने आया, इसमें ज़मीन पे फर्शी बिछौना बिछा था जिसपे एक नन्हा बच्चा सो रहा था और एक औरत इनकी जानिब पुश्त किए चादर जा रही थी। तालिया बिल्ली की चाल चलती इसके पीछे आई और इसके मुंह पे हाथ रख लिया। औरत को मज़ाहमत का मौका ही न मिला। वो उसके बाजू के नरगे में चंद लम्हों में बेहोश हो गई। तालिया ने एहतियात से उसे उसके बिछौने पे डाल दिया। जब ये जागेगी तो उसे लगेगा ये कमज़ोरी से चक्कर खा के गिर गई थी। वो मुड़ी तो देखा, एडम नाखुशी से उसे देख रहा था। क्या इस औरत को तकलीफ देना ज़रूरी था? तो क्या कहती, मोहतरमा हम आपके घर चोरी करने आए हैं, खामोशी से साइड पे हो जाएं और हमें हमारा काम करने दें। कांट बिलीव मैं एक चोरी की वारदात में शरीक हो रहा हूँ। इससे पहले तुम धोखाधही की वारदात में भी शरीक हो चुके हो, जब तुम मुझे धोखा देकर फाते साहब को सनबाव के घर ले आए थे चाबी जोड़ के। इसलिए ज़्यादा पारसा ना बनो। अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो वापस जाते ही अपने हाथों से आपको जेल भिजवाऊंगा, वो जल के बोला था। तालिया ने जवाब नहीं दिया। वो संदूकों की तरफ बढ़ गई थी। ये खाता पीता घराना लग रहा है, कीमती चीज़ें होंगी इनके पास। खुदा करे इस घर में कोई और ना हो, इसलिए जल्दी से अपने लिए कपड़े ढूंढो। खामद के आने से पहले हमें तैयार होकर यहाँ से निकलना है। वो संदूक खोल के कपड़े उलट पुलट कर रही थी। कमरे की दीवार पे लगी मिसाल जल रही थी, इसलिए सब साफ नज़र आ रहा था। बच्चा हनोज सोया हुआ था। फजर बासी हो गई और मलाका पे सूरज तलू होने लगा तो शहर की गलियों ने देखा। वो दोनों चुपके से सीढ़ियाँ उतर के गली में आ गए थे और अब साथ साथ चल रहे थे, और ये वो बदहाल वक्त के मुसाफिर हरगिज़ ना लगते थे। तालिया ने जामनी रेशमी बाजों का रंग पहन रखा था, पैरों तक आता लहंगा नुमा लिबास और घुटनों तक आती कमीज, कंधे से दुपट्टा गुजार के दूसरे पहलू पे बांध रखा था। उंगलियों में 2 अंगूठियाँ और गर्दन में मोतियों की माला थी। हमाम में रखे अजीब दूध से बने मलगूबे से इसने बाल भी धो लिए थे, कंघी भी की थी, और अब सुनहरी बाल कंघी हुए चेहरे के दोनों तरफ में गिर रहे थे। कान में मसनूई बड़ा सा फूल लगा रखा था और सर पे हैट पहन रखा था। ये मिले तर्ज का हैट था, ना कि अंग्रेजी तर्ज का जो वो मलेशिया में पहनती थी। ये उल्टे लटों की शक्ल का था और डोरी थोड़ी तरह अडेस दी जाती थी, यूं के आधा चेहरा छुप जाता था। एडम ने भी ऐसा ही हैट पहन रखा था, नीचे खुला सा पजामा, ऊपर लंबी कमीज और इस पे नीले रंग की पतली जैकेट जो सामने से खुली थी, गोया कोट हो। ये मकामी लिबास था और इस पे काफ़ी खुला था। शहर जागने लगा था। लकड़ी के मकान, इनके दरमियान आते जाते लोग, काफ़ी औरतों के सरों पे दुपट्टे थे और लिबास खुले से थे। मर्दों के लिबास एडम की तरह थे। चंद एक ने गुजरते हुए इन दोनों को देखा भी। गैर आरामदा एडम जो बर वक्त खुले जूतों में चल रहा था और गर्दन करा के शाने बेनियाजी से चलती तालिया। सुनो, तुम मेरे भाई हो, रास्ते में हदायत दी। अल्लाह मुझे जहन्नम में भी आपका भाई ना बनाए। मैं कवर स्टोरी बता रही हूँ, वो बिना असर लिए बोली। हम चीन से आए हैं, मसालों का कारोबार करते हैं। इस ज़माने में यही कारोबार बहुत इन था। लोग इंडिया से समंदर के रास्ते मलाका की बंदरगाह तक आते और मसाले बेचते थे। तो हम इंडिया से क्यों नहीं आए, चीन से क्यों आए हैं? क्योंकि हम इंडियन नहीं लगते डफर, हम चीनी लगते हैं। वो इसे गरकते हुए कदम उठा रही थी। चलते चलते वो दोनों बाजार की हदूद में दाखिल हो गए थे। वहाँ लकड़ी की दुकानें गलियों में बनी थीं। कहवा खाने भी थे जहाँ बाहर कुर्सियाँ मेज़ें बिछी थीं। रेडियों पे सामान रख के भी लोग फ़रोख्त कर रहे थे। गर्द फजर के साथ ही बाजार में गहमा गहमी का आलम था। बस एक चीज़ ना थी जो आज की दुनिया में होती थी, शोर, ट्रैफिक का, मौसीकी का, आवाज़ों का। हरगिज़ नहीं, आबादी कम थी। लोगों के अपने बोलने की आवाज़ें ही आ रही थी बस। वो दोनों बावकार चलते आगे बढ़ते गए। जहाँ कई औरतें सर से पैर तक ढकी थीं, वहाँ कई कंधों से घुटनों तक का लिबास पहने हुए थीं। यूं के कंधे भी बरहना थे। ऊंचे जोड़े बनाए वो मर्दों के साथ बाजार में काम कर रही थी और इन्हें कोई हरासा नहीं कर रहा था। अजीब माहौल है 600 साल पहले के मलाका का, वह 96 से बड़बड़ाई। 557 साल चितालिया, वो जता के बोला था। और हम बाजार में क्या कर रहे हैं? हमारे पास पैसे तो हैं ही नहीं। एक यही चीज़ थी जो इन संदूकों से ना मिली थी। एक सिक्का या दुमरी भी नहीं। गालिबन वो अपने पैसे कहीं छुपा के महफूज रखते थे। तालिया रुक गई। एक दुकान के सामने खड़े आदमी को दिखा जो कपड़े का एक थैला उठा रहा था। फिर उसने सोने का एक सिक्का दुकान की तरफ बढ़ाया। सोना, हमें सोना चाहिए, वो बड़बड़ाई। सीरत निगाहें चारों तरफ में दौड़ाईं। कदीम ज़माने के इस बाजार में लोग मामूल की खरीदारी कर रहे थे। निगाह एक औरत पे जा रुकी जो लहंगे कमीज़ और सर पे दुपट्टे में मलबूस थी और एक सब्जी की डेरी पे खड़ी मुख्तलिफ किस्म के पालक के पत्ते उठा उठा के देख रही थी।
اس کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں اور کلائی میں موٹے کنگن تھے۔ تم یہیں رکو، میں ابھی اس کے ہاتھ سے تھوڑا سا زیور اتار کے لاتی ہوں۔ ہیں؟ ایڈم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مگر کیسے؟ تالیہ نے ہٹ ذرا سر پہ اوپر کیا تو دھلا دھلایا صاف چہرہ اور اس پہ چھائے مشکوک تاثرات ایڈم کو نظر آئے۔ کیوں؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ کہا کہ کل کو تم وہی تکنیک سیکھ کے چوریاں کرتے پھرو اور تمہارا گناہ بھی میرے سر آئے۔ مجھے اچھی نیت سے بتا دینا، میری حفاظت کی نیت سے، تاکہ کل کو اگر میں بڑے بازار میں ہوں تو مجھے معلوم ہو کہ چور اچک کے کیسے میرے ہاتھوں سے گڑی اتار سکتے ہیں اور میں ان کو موقع نہ دوں۔ تالیہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھے گئی، بات میں وزن تھا۔ ویسے تو یہ کام پریکٹس سے آتا ہے، مگر تکنیک یہ ہے کہ وہ نخریلے انداز میں شان بے نیازی سے بولی، پہلے ٹارگٹ سے ہاتھ ملاؤ زور سے اور اس کی گڑی یا انگوٹھی کو زور سے دباؤ۔ جب بھی ہاتھ میں پہنی چیز زور سے دبائی جاتی ہے تو ہماری جلد پہ وہ ایک احساس چھوڑ جاتی ہے۔ اگلے ہی لمحے گڑی کو آہستہ سے اتار لو، مگر چونکہ زور سے دبایا تھا تو ٹارگٹ کو لگے گا کہ اس نے ابھی تک ہاتھ میں کچھ پہن رکھا ہے۔ اسے کافی دیر بعد سمجھ آئے گی کہ اس کا ہاتھ خالی ہے۔ آئی سمجھ؟ ایڈم نے حیرت اور بے یقینی سے دونوں آبرو اٹھائے۔ واو! اور گردن سے زیور کیسے اتارا جاتا ہے؟ تم کون سا زیور پہنتے ہو گردن میں جو تمہیں تمہاری حفاظت کے لیے اس تکنیک کا راز بتاؤں؟ چپ کر کے کھڑے رہو ادھر، میں ابھی آ رہی ہوں۔ ناک سکورتے ہوں ہاں کہتی آگے بڑھ گئی۔ ایڈم بظاہر ریڑھی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس پہ بڑے بڑے دوڑیان ایک قسم کا پھل رکھے تھے۔ اس کی مہک اتنی تیز تھی کہ ہر سو پھیلی تھی۔ وہ ان کو اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگا۔ دکاندار نے کچھ کہا تو وہ گڑبڑا کے مسکرا دیا اور پھل واپس رکھ دیے۔ کن اکھیوں سے تالیہ اس عورت سے ٹکرائی، پھر اس کے ہاتھ تھام کے خود کو سنبھالنے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتی نظر آ رہی تھی۔ لمحوں بھر کا کھیل تھا اور وہ واپس آئی اور رومال میں چھپے کڑے دکھائے۔ انگوٹھی اس نے انگلی میں پہن بھی لی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے گا تو آنکو، ایڈم محمد نے بے اختیار عثمان کو دیکھا۔ میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے ان خاتون کا ساتھ دے رہا ہوں جن کے جہنم میں جانے میں مجھے کوئی شک نہیں رہا۔ وہ کرارا سا جواب دیتی مگر ایک دم ہر طرف شور سا مچا، آوازیں، گھوڑوں کی ٹاپ، لوگ دونوں طرف میں ہٹنے لگے۔ ہٹو بچوں کے نعرے لگے، بغل اعلانات، راستہ صاف ہونے لگا۔ وہ دونوں بھی جلدی سے ایک دکان کے چھپر تلے آ کھڑے ہوئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ راستہ کیوں صاف کیا جا رہا ہے؟ وہ حیران پریشان سا تالیہ سے پوچھنے لگا، کیونکہ اعلان اور نعروں کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تالیہ یکٹک اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے کوئی قافلہ سا آ رہا تھا۔ تالیہ بتائیں نا، یہ اعلان کس چیز کا ہے؟ شہزادی، وہ خواب کی سی کیفیت میں بولی، ملاقہ کی شہزادی کی سواری آ رہی ہے۔ ادب سے راستہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اس کی آنکھیں اس طرف لگی تھی، ان میں تباہ سی ابھرنے لگی تھی۔ ظالم شہزادی آ رہی ہے ایڈم، وہ دیکھو۔ سب کچھ سلو موشن میں ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ایڈم نے فوراً اس جانب دیکھا، کچھ جوش کچھ خوشی سے۔ شمال کی سمت سے قافلہ سا آ رہا تھا۔ آگے گھڑ سوار تھے، کوئی بغل بجا رہا تھا، کوئی تلواریں تانے ہوئے تھا۔ درمیان میں شاہی طرز کی بگھی تھی، سونے چاندی کے تاروں سے اس پہ نقش و نگار ہوئے تھے اور سیاہ چمکدار گھوڑے اس میں جتے تھے۔ وہ سست روی سے چل رہی تھی۔ بگھی کی کھڑکی کھلی تھی، پردہ ہٹا تھا اور اندر تالیہ نے انہیں پرتعین نگاہوں سے بگھی کو دیکھتے گردن اونچی کی۔ گھوڑے قریب آ رہے تھے، دونوں طرف لوگ شوق اور رعب کے زیر اثر شاہی سواری کو دیکھ رہے تھے۔ نعرے بھی گونج رہے تھے جو یقین شہزادی کے حق میں تھے۔ جواب میں کھڑکی سے انگوٹھیوں سے مزین خوبصورت ہار نکلا۔ اب شہزادی اپنے ہاتھ سے ان نعروں کا جواب دے رہی تھی۔ بگھی کے پہیے قریب آ رہے تھے۔ جہاں ایڈم دم بخود کھڑا تھا وہاں تالیہ کا سانس تک رک چکا تھا۔ کھڑکی قریب آئی، اندر بیٹھی عورت کا نیم رخ نظر آیا، بڑا سا تاج جس سے لڑیاں نکل رہی تھیں، سرخ لباس جس کے کندھوں پہ سنہرے تاروں کا کام نظر آتا تھا، بندے بالوں کا جوڑا اور کانوں میں لمبے لمبے ہیروں اور سونے کے اویزے، لبوں پہ سرخ لپسٹک۔ وہ خوشبوؤں میں بسی شہزادی خوب گوری اور چھوٹی آنکھوں والی تھی، کافی خوش شکل تھی، بس خوش شکل۔ مسکرا کے اب وہ اس طرف دیکھ رہی تھی جہاں تالیہ اور ایڈم کھڑے تھے۔ تالیہ بنا پلک چپکے نگاہیں اس پہ جمائی ہوئی تھی۔ دفتن شہزادی کی نظریں تالیہ مراد پہ آ رکی۔ تالیہ نے ہیٹ اوپر اٹھایا، سنہری بال اور ان کے حالے میں دمکتا چہرہ، زخم کے نشان اور آنکھوں کی سرد نفرت۔ شہزادی کی کاجل لگی آنکھوں نے چند لمحے تک اس لڑکی کو دیکھا، پھر نگاہیں آگے لے گئی، مگر وہ انہی سرد نظروں سے اس کو دیکھے گئی۔ بگھی دور چلی گئی، سپاہیوں کے گورے آگے بڑھ گئے۔ ایک سحر سا ٹوٹا، اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنا سنا تھا، ایڈم مایوسی سے بولا۔ تالیہ نے تلخی سے سر جھٹکا، پھر ساتھ کھڑے بوڑھے آدمی کو دیکھا، وہ بھی دور جاتے قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیا آپ لوگ شہزادی کو پسند کرتے ہیں؟ آدمی نے چونک کے اسے دیکھا تو وہ مسکرائی۔ میں اور میرا بھائی پہلی دفعہ چین سے ملاقہ آئے ہیں، علاقے سے واقف نہیں ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ اس کا لہجہ مختلف تھا اور وہ یہ زبان ٹھیک سے بول نہیں سکتی تھی، مگر آدمی سمجھ گیا، سر ہلایا۔ جب اتنے مسلح سپاہی ساتھ ہوں تو کون شہزادی کو ناپسند کر سکتا ہے؟ انداز میں طنز تھا۔
میں نے سنا ہے شہزادی بہت ظالم ہے، النور سنگائی سے بہت سے لوگ قید کروائے ہیں اس نے۔ ایسا ہی ہوا ہے، پورے ہفتے سے گرفتاریاں جاری ہیں، سارے قید خانے بھر چکے ہیں۔ کچھ اندازہ ہے کہ یہ قید خانے کہاں ہوں گے؟ وہ سرسری سا پوچھ رہی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آدمی نے کندھے جھکا دیے۔ محل میں ہی ہوں گے، مگر یہ ظلم شہزادی نے اکیلے نہیں ڈھایا، بندہ ہارا اس میں برابر کا شریک تھا۔ یہ سارے بندے اسی کی ایما پہ پکڑے گئے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کا باپ ہے، دونوں ایک جتنے ہی قصوروار ہیں۔ وہ تنفر سے بولی۔ برا گردن گما کے ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کس کا باپ؟ شہزادی تاشا کا باپ، ملاقہ کا بندہ ہارا۔ وزیر برے آدمی کے آبرو چنبے سے اکٹھے ہوئے۔ بندہ ہارا شہزادی کا باپ نہیں ہے، اور یہ شہزادی یانسوفو تھی جو چین کے بادشاہ کی بیٹی ہے اور مرسل شاہ سلطان کی ہونے والی بیوی۔ بندہ ہارا تو سلطان کا پھوپھی زاد بھائی ہے، شہزادی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تالیہ ہکا بکا رہ گئی، سارا جو جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ تو یہ شہزادی تاشا نہیں تھی؟ شہزادی تاشا کون ہے؟ وہ آدمی اتنا ہی حیران تھا۔ ایڈم بے بسی سے ترجمے کا منتظر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شہزادی تاشا، ملاقہ کی شہزادی، بندہ ہارا کی بیٹی، جس کے قصے دور دور تک مشہور ہیں۔ وہ بے چینی سے بولی۔ کچھ غلط تھا؟ میں نے محل میں کافی عرصہ کام کیا ہے بیٹی، ہمارے ملک میں تاشا نام کی کوئی شہزادی نہیں ہے، میں یہ نام پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ تالیہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، تاریخ کی کتابیں کیسے غلط ہو سکتی تھی؟ تو پھر بندہ ہارا کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ پچھلے بندہ ہارا کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، 2 بیٹے تھے، مگر 5 روز قبل اس کو پھانسی دے دی گئی اور بیٹے جلاوطن کر دیے گئے۔ اس نے سلطان کے پھوپھی زاد کے ساتھ مل کے سارے پمبوروں کے لوگوں کو پکڑوایا، مگر وہ سلطان کا پھوپھی زاد اس نے محل میں آتے ہی بندہ ہارا کا پتہ بھی صاف کر دیا اور خود نیا بندہ ہارا بن بیٹھا۔ اور اس کی بیٹی؟ اس کی آواز کانپی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، 10-11 سال کی، وہ چند دن پہلے کھو گئی تھی، مگر راجہ مراد کو لگتا ہے اپنی بیٹی کے کھونے کا کوئی غم نہیں ہے۔ برا آدمی افسوس سے کہہ رہا تھا۔ سب جانتے ہیں وہ سلطان سے ناراض ہو کے الور سنگائی میں جا بسا تھا، سب جانتے ہیں وہ خود پمبورا تھا، مگر اس نے اپنے ساتھیوں سے غداری کی، چال چلی، اس نے سارے لوگوں کو پکڑوا دیا اور سلطان کا پسندیدہ بن بیٹھا۔ پچھلا بندہ ہارا شہزادی یانسوفو کا ہمدرد تھا، اسی کی طرح ظالم، مگر راجہ مراد یانسوفو سے زیادہ ظالم ثابت ہونے والا ہے۔ سلطان آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کرتا ہے، اور سچ پوچھو تو اس وقت سرزمین ملاقہ کا سب سے طاقتور شخص اصل بادشاہ راجہ مراد ہی ہے۔ وہ ہمیشہ سے شاہی خاندان کا حصہ تھا، چند سال غریب لوگوں کے ساتھ رہ کے بھی وہ نہیں بدلا۔ وہی تکبر، وہی طاقت کی حرص، برا نفرت اور غصے سے بو رہا تھا۔ ساتھ کھڑے 2 آدمی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ تالیہ مراد سفید چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹی، 1 قدم 2 قدم، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، سرخ آنسو جن میں خوف تھا، وحشت تھی، بے یقینی تھی۔ راجہ مراد کہاں رہتا ہے؟ ابھی تو وہ سبز پہاڑی والے محل میں رہائش پذیر ہے، یہاں سے چند کوس دور، اس طرف۔ ایک آدمی جوش سے بتانے لگا۔ وہ مردہ چہرے کے ساتھ پلٹی۔ ایڈم ناسمجھی سے اس کے پیچھے لپکا۔ تالیہ، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تالیہ نے اسی سمت قدم اٹھاتے زیور کی پوٹلی اس کی طرف بڑھائی۔ تم یہیں رکو، میرا انتظار کرو۔ مگر میں کیسے؟ حکم مانو ایڈم، حکم مانو، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ قدم رک نہیں رہے تھے، وہ چلتی جا رہی تھی۔ ایڈم وہیں ٹھہر گیا، حیران پریشان۔ فاصلہ زیادہ نہ تھا، راستے صاف تھے، آبادی کم تھی، راستہ بتانے والے بہت تھے۔ وہ ساحل کی سمت میں جا رہی تھی، بے جان قدموں سے، توانا قدموں سے، سرد مردہ دل سے، گرم کھولتے ہوئے دل سے، پتھریلی آنکھوں سے، آگ کی لپٹیں لی آنکھوں سے۔ سڑک کے ارد گرد اونچے ناریل کے درخت لگے تھے، سڑک پہاڑی پہ اوپر تک جاتی تھی۔ ایک طرف ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آ رہا تھا جہاں سپاہی تھے، کشتیاں کھڑی تھیں۔ وہ سڑک کے آغاز پہ رکی اور گردن اٹھا کے اوپر دیکھا۔ سامنے سبز پہاڑی کی چوٹی پہ ایک خوبصورت محل واقع تھا، بوڑھی لکڑی کا بنا مخروطی چھت کا اونچا محل۔ اس کی 4 دیواری کا بیرونی گیٹ بند تھا اور باہر شاہی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ تالیہ بنت عمران نے ہیٹ کی ڈوری 2 انگلیوں سے کھینچی، اتنے زور سے کہ وہ ٹوٹ گئی اور ہیٹ نیچے جا گرا۔ سمندر سے آتی ہوا سے اس کے سنہری بال پیچھے کو اڑنے لگے اور ان کے حالے میں دمکتا سفید گلابی خوبصورت چہرہ دور سے پہرے داروں کو نظر آنے لگا۔ وہ چکنے ہو گئی۔ وہ ملاقہ کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی۔ وہ چمکدار آنکھیں محل پہ جمائے قدم قدم اوپر سڑک پہ چل رہی تھی۔ دھوپ کی تمازت سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اتنی سحر انگیز کہ اس کے سامنے چاند سورج شرما جائے۔ شاہی پہرے دار رک کے اس کو دیکھنے لگے، جو جامنی لباس میں گردن میں موتی پہنے نیچے سے اوپر چلتی آ رہی تھی۔ چرچ کے احاطے میں وہ ایک ڈری سہمی لڑکی ہے جس کو مسز ماریا نے نرمی سے تھاما ہے اور اسی نرمی سے اس کا بریسلیٹ اتار لیا ہے۔ وہ جب محل کی 12 دریوں میں چلتی تھی تو ادب سے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے اوپر چل رہی تھی،
सुनहरी बाल हवा से पीछे को उड़ रहे थे। मिसिज एग्निस ने उसे चोर कहते हुए ज़ोर से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा है। 11 साला बच्ची तेवरा के नीचे जा गिरी है। अब वो चिल्ला चिल्ला के अपने पैसों का पूछ रही है। जब वो दरबार में आती तो वज़रा, दरबारी और गैर मुल्की सफ़ीर बेख्तियार खड़े हो जाते थे। वो दबे पाँव रात को यतीम खाने की फ्रिज से बन निकाल के मुंह में ठूंस रही है। खौफ से बार बार दरवाजे को भी देखती है। तालिया मुराद बिना पलक झपके पत्थर निगाहें गेट पे जमाए ऊपर चढ़ रही थी, कदम ब कदम। वो बोलती थी तो सुल्तान दम सादे उसको सुना करता था। वो घास पे बैठी स्केच बना रही है, मुस्कुरा रही है और जर्द गुलाब कोट में अटकाए जुल्कफली इसके साथ बैठा किसी बात पे हंस रहा है। वो बहुत सी ज़बानें बोल सकती थी। वो लाहौर के इस बंगले में फर्श पे पोछा लगा रही है, रगड़ रगड़ के, और करीब बैठी माँ की उर्दू और पंजाबी की गालियाँ सुन रही है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। तीरंदाजी, तलवार जनी, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी वो सब जानती थी। वो ऊंचे उड़ते गुब्बारों पे एक के बाद एक करके तीर चला रही है। कमान हाथ से खींची जाती है और एक सोर तार तब पर इसको आके लगता है। वो लिख पढ़ भी सकती थी। वो तारीख कमरे में लैम्प चलाए किताबें खोले बैठी पढ़ रही है। हाथ में सेब है जिसे वो साथ साथ खा भी रही है। रक्स और दूसरे फ़नून लतीफ़ा से भी वाकिफ़ थी। वो जुल्कफली के साथ जिम में खड़ी है। ऊपर लगे हैंडल को दोनों हाथों से पकड़े वो अपने पैर मशक्क़त से ज़मीन से उठा रही है और वो घड़ी पे वक्त नोट कर रहा है। फिर उसे मज़ीद बेहतर करने के लिए कहता है। चीन और मलाका का कोई ऐसा खाना ना था जो वो पका ना सके। वो सूप पार्लर के किचन के काउंटर टॉप पे आलती पालती करके बैठी है। सर पे जालीदार टोपी है और सूप बनाते बूढ़े शेफ से हंस के कुछ कह रही है। कोई ऐसा टांका ना था जिसको वो काट ना सके। वो हिफाजती ऐनक लगाए, दस्ताने पहने एहतियात से गुलदान पे दागे लपेट रही है। साथ ही असली कदीम गुलदान पड़ा है जिसकी जगह इसको ये गुलदान रखना है। वो हरम की निगरान थी। वो थप्पड़ों और ठुड्डों से मोटी दुर्दाना को फर्श पे गिराई मार रही है। दुर्दाना हाथ जोड़ रही है। इसका खून बह रहा है मगर वो इसको पीटे चली जा रही है। बंदा हारा की सबसे काबिल एतमाद मशीर। वो एयरपोर्ट के बाथरूम से डर डर के बैग ये निकलती है। खौफ, ढेर सारा खौफ। वो सियासत के दाव पेच से भी वाकिफ़ थी। वान फाते इसको स्टडी में बुला के इसे फाइल की वजह से चोर कह रहा है। फिर वो असरा को ज़ेरे लब कोसती तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतर रही है। गर्ज क्या था जो राजा की बेटी को करना नहीं आता था। वह जंगल में हिन्नों को दूर दरख्तों से छुपके देख रही है। फिर ताक की खंजर मारती है। खंजर फ़ज़ा में तैरता हुआ सीधा नन्हे गुजाल की गर्दन में जा लगता है। वो वहीं तरफ के गिर जाता है। सुरख खून बह रहा है। इसीलिए उसको ताशा पसूना कहा जाता था। तालिया मुराद चलते चलते गेट तक पहुंच गई थी। पहरेदार बहमी और नागवाड़ी से उसे देख रहे थे। क्या बात है, किससे मिलना है? गर्ज के पूछा। तालिया ने आंखें उठा के बारी बारी इन तीनों को देखा। पसूना यानी इंचेंट्रेस। राजा मुराद को बाहर बुलाओ, मैं राजा से मिलने आई हूँ। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि ऊपर महल की एक खिड़की में खड़े आदमी ने चौंक के उसे देखा था। साहरा। तालिया ने आंखें मज़ीद ऊपर उठाईं। दूर महल की खिड़की में खड़ा शख्स जो सोने के तारों से मज़ीन शाही चुगे में मलबूस था और जिसके सर पे कीमती कपड़ा बंधा था। वो कोई लक्कर हारा, कोई मफलूकुल हाल आदमी ना था। वो उठी गर्दन वाला, काबी निगाहों से उसे देखने वाला राजा मुराद ही था। और वो आंखों की पतलियां स्कोरे छनबे से गेट पे खड़ी लड़की को देख रहा था जो गर्दन उठा कर उसे देख रही थी। और तुम हो कौन? पहरेदार ने गरज के पूछा। मैं? इसने अपने सीने पे उंगली रखी, नज़रें ऊपर पे जमी थी। मैं राजा मुराद की बेटी हूँ, बुलंद आवाज़ में कहा। खिड़की में खड़ा आदमी सुन रह गया, यकटक बेसुध। राजा की एक ही बेटी थी जो? पहरेदार ने मुदाखलत की कोशिश की। जो 5 दिन पहले खो गई थी। मैं जानती हूँ, इसका नाम तालिया था। मैं वो नहीं हूँ, मैं राजा की बड़ी बेटी हूँ। इसकी चीनी बीवी की वाहद औलाद जिसको राजा ने चीन में भेज दिया था और अब राजा ने ही मुझे वापस बुलाया है। इस कैमन ने कहानी गढ़ ली थी। इसलिए मेरे सामने से हट कर और दरवाजे खोल दो क्योंकि मैं बंदा हारा की बेटी हूँ। वह गर्दन उठाए ऊंची गर्दार आवाज़ में कह रही थी, उंगली से सीने पे दस्तक भी दे रही थी। मुंतकीम आग बरसाती नज़रें ऊपर जमी थी। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा। मैं कह रही हूँ दरवाज़ा खोलो क्योंकि मैं मलाका की शहजादी हूँ। जाओ और बंदाहारा को खबर करो। पहरेदार ने सर को कदे अदब से खम दिया। और शहजादी? मैं किस नाम से उनको खबर करूँ? वो आर्ट गैलरी के ऑफिस में खड़ी थी और असरा मुस्कुरा के सामने खड़े फाते से इसका तारुफ करवा रही थी। ये तालिया मुराद है। फाते ने सर को खम दिया और मुस्कुरा के रस्मन बोला, कैसी हो तुम ताशा? मेरा नाम? तालिया ने उठी गर्दन और सर्द आंखों से ऊपर देखते कहा। ताशा बिनते मुराद राजा है।
बंदा हारा से कहो उसकी बेटी शहजादी ताशा आई है। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।